नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त लोकसभा, जहां पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं? आत्मिक चेतना के पुनः जागरण का दिन आज इतिहास में बन चुका है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। 22 जनवरी के दिन मां भारती को विश्व गुरु के मार्ग पर ले जाने को प्रशस्त करने वाला दिन मान्यवर बनने वाला है। मान्यवर, ये देश की कल्पना राम और रामचरित्र के बगैर कर ही नहीं सकती। जो इस देश को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, राम और रामचरित मानस के बगैर वो जी ही नहीं सकते। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है। ये सबको समझना चाहिए, सबको स्वीकारना चाहिए। और इसीलिए मान्यवर, हमारे संविधान की पहली प्रत से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श राज्य की कल्पना को राम राज का नाम दिया गया। संविधान में भी राम दरबार को स्थान दिया गया। मान्यवर, जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यवर, राम व्यक्ति नहीं है, राम प्रतीक है। करोड़ों लोगों का आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम किया गया। राम का राज्य किसी एक धर्म, एक संप्रदाय के विशेष के लिए नहीं है। राम का राज्य, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसका प्रतीक न केवल भारत, समग्र दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है मान्यवर। और इसलिए मैं मानता हूं कि राम और राम के चरित्र को फिर से प्रस्तावित करने का काम 22 जनवरी को हुआ है, मोदी जी के हाथ से हुआ है। वो इस देश के लिए सौभाग्य का विषय है मान्यवर। हम सब उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो 1528 वहां पर राम मंदिर देखना चाहते हैं। पीढ़ियां चली गई, हजारों लोग, लाखों लोग शहीद हुए, संघर्ष किए, आंदोलन किए, मगर ये दिन देखना स्वप्न में नहीं आया। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि इस देश को हम देख सकते हैं मान्यवर। भारत की संस्कृति और रामायण को अलग कर कर देखा ही नहीं जा सकता। कई भाषाओं में, कई प्रदेशों में और कई प्रकार के धर्मों में भी रामायण का जिक्र, रामायण का अनुवाद, रामायण से बनी परंपराएं और रामायण को अपने राष्ट्रीय चेतना का एक आधार बनाने का काम हुआ है। कई सारे रामायणों का उल्लेख है। संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अवधी में रामचरितमानस, उड़िया में 13 प्रकार के रामायण, तेलुगु में रंगनाथ रामायण, रघुनाथ रामायण, कन्नड़ में कुमुदेंदु रामायण, तोरवे रामायण, बतलेश्वर रामायण, असमिया में कथा रामायण, सप्तकांड रामायण, और शंकरदेव ने भी वरगीत के अंदर रामायण का वर्णन किया। बंगला में भी रामायण मिलेगा, कश्मीर में भी राम अवतार चरित मिलेगा, बौद्ध परंपराओं में भी हनुमान जातक में रामायण का जिक्र मिलेगा, मैथिली में भी रामायण है, पंजाबी में गोविंद रामायण है। इतना ही नहीं, ओवैसी साहब चले गए, मुल्ला मसीही ने भी रामायण मसीही लिखकर सबके लिए इस आदर्श को प्रस्तावित किया है। कई सारे देशों में भी रामायण को स्वीकारा है और एक आदर्श ग्रंथ के रूप में प्रस्तावित किया है। विदेशों में नेपाल, जावा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, तिब्बत, ये सभी देश भाषाओं में रामायण का अनुवाद भी हुआ है और उससे प्रेरणा भी ली जाती है। हमारे यहाँ आदिवासी जीवन भी एक प्रकार से अलग संस्कृति से, अलग परंपराओं से रचा बचा। उरांव में, बोडो में, संथाल में, संकाल में, बिरहोर में और छोटा नागपुर में सभी जगह स्थानीय भाषाओं में रामायण का अनुवाद भी हुआ और रामायण के आधार पर अपने जीवन को, आदर्श को बनाने का काम भी हुआ। मान्यवर, राम और रामायण से अलग इस देश की कल्पना हो ही नहीं सकती। मान्यवर, ये जो राष्ट्र की इच्छा की परिपूर्ति
सम्माननीय मोदी जी के हाथ से 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में हुई है। ये लड़ाई 1528 से लड़ी जा रही है। दशकों तक ये लड़ाई चली, मान्यवर, दशकों तक लड़ाई चली। लगभग 1858 से कानूनी लड़ाई चल रही है। जब से अंग्रेजों का शासन था, 330 साल के बाद कानूनी लड़ाई का आज अंत आया है और रामलला अपने गर्भगृह के अंदर विराजमान हुए हैं। मान्यवर, 330 साल के बाद और 1528 से एक लंबा जो आंदोलन चला, उसकी समाप्ति हुई है और देश की आध्यात्मिक चेतना की जागृति हुई है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये आंदोलन से अनभिज्ञ होकर कोई इस देश के इतिहास को पढ़ ही नहीं सकता। आज से नहीं, 1528 से हर पीढ़ी ने इस आंदोलन को किसी न किसी स्वरूप से वाचा दी और ये मामला लंबे समय तक अटका रहा, भटका रहा, लटकता रहा। आज मोदी जी के समय में ही इसको परवान चढ़ना था, ये स्वप्न को सिद्ध होना था और आज देश स्वप्न सिद्ध होता हुआ दिखा है। मान्यवर, राम जन्मभूमि का जो इतिहास है ये बहुत लंबा है। अनेक राजाओं, संतों, निहंगों, अलग अलग संगठनों और कानून विशेषज्ञों ने ये लड़ाई में योगदान दिया है। मैं आज ये 1528 से 22 जनवरी 2024 तक की संपूर्ण कानूनी और युद्धों की और आंदोलनों की लड़ाई को, ये सभी योद्धाओं को बहुत विनम्रता से स्मरण करना चाहता हूं और उनकी लड़ाई जब आज समाप्त हुई है, तब मुझे विश्वास है मान्यवर, वो जहां भी होंगे बड़ी आनंद की अनुभूति करते होंगे, अपनी श्रद्धा को चरितार्थ करने की अनुभूति करते होंगे। गिलहरी के समान कई लोगों ने अपना योगदान दिया और मान्यवर, ये राम सेतु जो बनना था 1528 से 22 जनवरी 2024 तक का, ये सेतु का भूमि पूजन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया और प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी के। मान्यवर, 1990 में जब ये आंदोलन ने गति पकड़ी, उसके पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का ये देश की जनता को वादा था। हमने पालमपुर कार्यकारिणी के अंदर हमने एक प्रस्ताव पारित कर कहा था कि राम मंदिर का निर्माण, इसको कोई एक धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये देश की चेतना की पुनर्जागृति का आंदोलन है। इसलिए हम राम जन्मभूमि को मुक्त कराकर, कानूनी रूप से मुक्त कराकर वहां पर राम मंदिर की स्थापना करेंगे। अब इस देश में प्रॉब्लम क्या है साहब? जब चुनाव में घोषणा पत्र में लेते हैं तो कहते हैं चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए लिया, चुनावी वादा है। ये भाजपा ऐसे ही वादे करती है। 370 हो, राम जन्मभूमि हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ट्रिपल तलाक समाप्त करना हो। अब ये कहते हैं आप ऐसे ही वादे करते हैं और ये वोट प्राप्त करने का जरिया होता है, और जब हम इसको पूरा कर देते हैं तो बड़ी खिलाफत करते हैं। मैं आज भी कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी मान्यवर जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। हमारी पार्टी का चरित्र है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। किस चीज का आक्रोश? हम 1986 से कह रहे हैं कि हमारा भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, संवैधानिक तरीके से। कुछ लोगों ने यहां पर और बाहर मीडिया के सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो कानून की दुहाई देते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, क्या सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ के जजमेंट से आप वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? भारत के संविधान से वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? किसी ने अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर वहां पर मंदिर बनाया होता तो आप कुछ भी कह सकते थे, मगर जब देश की सर्वोच्च अदालत के 5 जजों की खंडपीठ ने, और जिसकी अध्यक्षता स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आने वाले 4 चीफ जस्टिस कर रहे थे, ऐसी महत्वपूर्ण बेंच ने जब ये निर्णय लिया, तब आप कैसे कन्नी काट सकते हो? मान्यवर, निर्णय पसंद हो
तो स्वीकार कर लेना, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना, और कोई निर्णय पसंद ना आए तो सुप्रीम कोर्ट के भी बड़ा बुरा करना, ये ठीक नहीं है मान्यवर। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने आज पूरी दुनिया में भारत के पंथ निरपेक्ष चरित्र को उजागर किया है। दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां बहुमत समाज ने अपनी आस्था का निर्वहन करने के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। हमने राह देखी है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद वहां पर आज भव्य राम मंदिर बना है। मान्यवर, जो बोल रहे हैं उनको भी सब मालूम है कि क्यों बोल रहे हैं। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, हमारे गुजरात में एक कहावत है, हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। पूरा देश जब आनंद में डूबा है, पूरा देश आध्यात्मिक चेतना की जागृति का अनुभव हो रहा है, भैया स्वागत कर लो, साथ में जुड़ जाओ, इसी से देश का भी भला है और सबका भला है। मान्यवर, एक लंबी लड़ाई के बाद स्थगितता में पड़े हुए मामले को नरेंद्र मोदी जी ने एक युग परिवर्तन करने के लिए, जब मोदी जी को देश की जनता ने लंबे समय के बाद और कांग्रेस के बगैर किसी दल ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाना, तब से ये लड़ाई शुरू हुई। मान्यवर, 14 से 19 तक राम जन्मभूमि मंदिर की लड़ाई चली, उसका ट्रांसलेशन हुआ, सालों लगे, लाखों पेज का अनुवाद हुआ, अनुवाद होकर कोर्ट के सामने गया, बीच में चुनाव आ गया, कोर्ट ने माना कि चुनाव के वक्त फैसला देंगे तो इसको शायद अलग दृष्टि से देखा जाएगा, कोई बात नहीं। चुनाव के बाद फिर से मोदी जी आ गए और फिर केस चला, और अंततोगत्वा जब कोर्ट ने न्याय किया तब 5 अगस्त 2020 को 19 को मोदी जी ने इसकी नींव रखकर इसकी शुरुआत। मान्यवर, ये जो 20 से 24 की यात्रा है, वो 20 से 24 की यात्रा भी समझनी चाहिए। राम जन्मभूमि का आंदोलन ऐसे ही नहीं चला, इसके साथ हर गांव, हर घर में हर करोड़ों राम भक्त, अनेक संगठन, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत घर घर गए, शिला लेकर गए, पूजा की, और वो पत्थर को राम मंदिर की शिला बनाकर अयोध्या तक पहुंचाने का काम। करोड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा, अपनी इच्छा संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या पहुंचाई, और सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया, निर्णय दे दिया, तब जाकर राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। अडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या यात्रा भी की, और इसके साथ साथ निहंगों ने शुरू करी हुई लड़ाई, अशोक सिंघल जी जो चरम सीमा पर ले गए थे, अडवाणी जी ने जन जागृति की, और मोदी जी ने जन आकांक्षा की पूर्ति कर कर एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण कर दिया। मान्यवर, ये पूरा आंदोलन, मान्यवर, जब भी दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा, एक डेमोक्रेटिक वैल्यू के रूप में देखा जाएगा कि कोई एक देश अपने बहुमती समाज की धार्मिक विश्वास की पूर्ति के लिए इतने समय धैर्य रखकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाता रहे, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसकी पूर्ति हो। मान्यवर, ये बहुत बड़ी बात है, और मैं मानता हूं मान्यवर कि ये मोदी जी के नेतृत्व के बगैर संभव नहीं था। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब, और जब जजमेंट आया तब, कई लोग आगाज लगा रहे थे, कई लोग अनुमान कर रहे थे, इस देश में रक्तपात हो जाएगा, इस देश में दंगे हो जाएंगे, इस देश में धर्म के बीच में बड़े विवाद होंगे। मगर मैं आज इस सदन को कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री। कोर्ट के जजमेंट को भी जय पराजय की जगह सबकी मान्य न्यायालय के आदेश में परिवर्तित करने का काम मोदी जी के दूरदर्शी विचार ने, और उसके बाद
उसके बाद जब समय आया, निर्माण के बाद जब समय आया, मान्यवर उनको न्योता मिला कि वो आकर भूमि पूजन करें। 130 करोड़ की जनता के वो जनप्रतिनिधि हैं। न्यास ने उनको नेतृत्व करने का, जनता का प्रतिनिधि के नाते जब मौका दिया शिलान्यास करने का, तब मोदी जी के जो पूरा आचरण है इसको ध्यान से देखना चाहिए। मान्यवर वो आचरण आने वाले अनेक सैकड़ों सालों तक दुनिया के सामने रहेगा और दुनिया के सामने इससे कई लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। मान्यवर हम सब ने आचार्य गोविंद देव गिरि जी ने जो वक्तव्य दिया वो सुना है। मोदी जी को जब मौका मिला तब उन्होंने रामानंदी समाज के, संप्रदाय के और वैष्णव संतों से पूछा कि भाई प्राण प्रतिष्ठा करनी है, किसी संसारी ने करनी है, तो इसके यम नियम, इसके लिए किस प्रकार की उपासना करनी चाहिए, और जो संतों की ओर से सुझाएगा उससे भी अनेक दुनिया गुना कठोर 11 दिन का व्रत इस देश के प्रधानमंत्री। मान्यवर 11 दिन तक सैया पर नहीं सोना, 11 दिन तक केवल नारियल पानी के साथ उपवास करना, 11 दिन तक पूरा समय राममय, राम भक्ति में रचे बसे रहना और जीवन की उस वक्त की हर सांस को राम के साथ जोड़कर राममय बनकर प्राण प्रतिष्ठा करना। मान्यवर ये 11 दिन में मां सबरी, गिलेरी, वानर, भालू, जटायु, ये सब के साथ जुड़े हुए देश भर में जो राम के स्थान थे, वहां जाकर राम के काज के लिए गिलहरी जैसा भी योगदान देने वालों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने का काम इस प्रधानमंत्री। राम मंदिर का जब भूमि पूजन का समय आया, कोई पॉलिटिकल नारे नहीं लगाए, ना मोदी जी ने इसका नेतृत्व पॉलिटिकली किया, ना हमारी पार्टी ने किया। हर रोज एक राम का भजन अलग अलग भाषा में ट्वीट कर एक भक्ति का आंदोलन शुरू किया। मान्यवर इस देश में कई सारे भक्ति के आंदोलन खड़े हुए हैं, ढेर सारे आंदोलन खड़े हुए। मान्यवर इस देश में भक्ति का आंदोलन कोई नया नहीं है। मान्यवर मीरा ने चलाया, गुजरात में नरसिंह मेहता ने चलाया, रामानंद ने चलाया, एकनाथ और ज्ञानेश्वर ने चलाया, शंकरदेव और माधवदेव ने असम में चलाया, चैतन्य महाप्रभु ने चलाया, समर्थ रामदास ने चलाया। ये सब भक्ति आंदोलन ने समय समय पर देश को मजबूत करने का काम किया है, सनातन धर्म को टिकाने का काम किया है और सनातन धर्म के प्रति सबकी आस्था को बंधाने का काम। घनघोर अंधेरी रात में एक ध्रुव तारे की तरह ये भक्ति आंदोलन ने देश के जनमानस का नेतृत्व किया। भारत के ही छोर में 10 सिख गुरुओं ने अनेक प्रकार के बलिदान, एक दशम पिता ने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया। इस प्रकार के त्याग की भी इस देश की परंपरा रही, परंतु ये समग्र भारत के हजारों साल लंबे सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में एक शासक ने, एक जनता के व्यक्ति ने, एक जनता के प्रतिनिधि ने अपने यम। अमित शाह को आप सुन रहे थे। लोकसभा में इस वक्त चर्चा जारी है। राम मंदिर को लेकर तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नियमों का पालन करते हुए ही प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। और इसी के साथ आपको सीधी ले चलते हैं। इस वक्त अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। पंजाब में आज रैली है जहां पर घर घर राशन की शुरुआत आज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। उनके साथ सीएम भगवंत। पूरे देश के कोने कोने में घर घर राशन स्कीम चालू होगी। अब कोई किसी की हिम्मत नहीं है, किसी नेता की हिम्मत नहीं है, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है जो गरीबों का राशन चोरी कर पाएगा। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, 2 साल हुए हैं बस, 2 साल भी पूरे नहीं हुए, 2 साल भी मार्च में होंगे, 16 मार्च को होंगे। 2 साल हुए हैं मात्र। इन 2 सालों में इतना काम कर दिया, मान साहब ने इतना काम कर दिया। मैं अगर आज पूछूं आपसे, 75 साल में कांग्रेस ने इतने साल राज किया,
एक काम बता दो कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया हो, एक काम बता दो, याद ही नहीं आएगा। मैं अगर आपसे पूछूं अकाली दल ने इतने साल राज किया, एक काम बता दो अकाली दल ने अच्छा किया हो, एक काम, याद नहीं आएगा। मैं आपसे पूछूं 2 साल हुए हैं मान साहब को मुख्यमंत्री बने, एक काम बता दो तो यहां सारे जने एक साथ कहेंगे बिजली फ्री कर दी। करी कि नहीं करी? जिसका बिजली का बिल फ्री आता है हाथ खड़े कर दो, बिजली मुफ्त आती है सबकी। सबकी बिजली मुफ्त कर दी मान साहब ने। और 24 घंटे बिजली आती है। 24 घंटे पहले इतने पावर कट लगा करते थे, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। 75 साल में इनसे बिजली नहीं ठीक हुई। मान साहब ने 24 घंटे बिजली ठीक कर दी, 24 घंटे बिजली ठीक कर दी और बिजली मुफ्त कर दी। कहां से आया इतना पैसा? सबकी बिजली मुफ्त कर दी, इतना पैसा कहां से आया? ईमानदार सरकार है, चोरी नहीं करते, पैसा नहीं खाते, भ्रष्टाचार नहीं करते, इन नेताओं की तरह अपने घर नहीं भरते। एक एक पैसा जो सरकार का है वो अब आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर खर्च हो रहा है। ये फायदा है ईमानदार सरकार बनने का। पहले जब भी हम आते थे पंजाब में, मैं जब भी आता था मान साहब के साथ घूमा करता था पंजाब में, जितने कर्मचारी मिलते थे, कोई अब स्कूल में टीचर नहीं होता था, कोई कर्मचारी अपने 10 सारे टंकी पे चढ़े मिलते थे। टंकियों पे पक्का कर दो जी, पक्का कर दो जी, ये मांग। अब कोई टंकी पे चढ़ा नहीं मिलता, सारे टीचर अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सारे कर्मचारी अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं। क्यों? उनकी जितनी मांगे थी सारी जायज मांगे थी, उनकी मांगे पूरी करी है हमने। अभी भी हो सकता है कुछ लोगों की मांगे रह गई होगी, वो भी पूरी करेंगे, लेकिन सबकी मांगे पूरी करी है। 30,000 से ज्यादा कर्मचारियों को मान साहब ने पक्का कर दिया। हम आपके साथ हैं। हमने कर्मचारियों को कहा है कि आपकी जितनी समस्याएं हैं वो हम पूरी करेंगे और आप जनता की सेवा करो। खबरदार अगर किसी ने रिश्वत ली, खबरदार अगर किसी ने चोर। आज पंजाब के अंदर नौकरियों की भरमार लगी हुई है, इतनी नौकरियां, इतनी नौकरियां। 42,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं अभी तक 2 साल में। इन्होंने 75 साल में 42,000 नौकरी नहीं दी होंगी दोनों पार्टियों ने मिलके। 42,000 नौकरियां मान साहब ने 2 साल के अंदर दे दी, सरकारी नौकरियां। और अभी इतने, जब से हमारी सरकार बनी है भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, खत्म नहीं, धीरे धीरे कम हो रहा है, काफी कम हो रहा है। अब इतनी इंडस्ट्री बाहर से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड से, जर्मनी से, बाहर से इतनी इंडस्ट्री आ रही है। सब कह रहे हैं हम पंजाब में पैसा लगाना चाहते हैं, हम पंजाब में पैसा लगाना। पूरे देश भर से इतनी बड़ी बड़ी टाटा स्टील का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लांट लुधियाना में बन रहा है। इतनी इंडस्ट्री आ रही है, 3 लाख नौकरियां आपके बच्चों के लिए पैदा हो रही हैं। 3 लाख नौकरियां आपके बच्चों के लिए, नौकरियां ही नौकरियां, नौकरियां ही नौकरियां। मुझे लगता है 1-2 साल के अंदर आपके बच्चों को नौकरी की कमी नहीं रहेगी। सबको कहीं ना कहीं नौकरियों का इंतजाम हो जाएगा। पूरे पंजाब में इतने मोहल्ला क्लिनिक, पिंड सलाना ते घरां दे विच जाके भी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ खुशखबरी वाले अखबारां दे विच खबरां लगन लग गई, इश्तिहार लगन लग गए। पिंड सलाना जाके आए हैं। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे हम, कहीं मत जाइएगा।